सो स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4 का डिटर्मिनेंट्स का एक्सरसाइज 4.3। सो 4.2 तक हमने कंप्लीट कर लिया और एज सच 4.2 में जो एरिया ऑफ ट्रायंगल था वो ज़रूरत नहीं है आगे वाली एक्सरसाइजेज में। बट जो 4.3 है ना, ये आपको एक्सरसाइज मिसलिनियस में भी लगेगी क्योंकि इसमें माइनर्स कोफैक्टर्स का कॉन्सेप्ट आता है, तो आपको ये अच्छे से समझना पड़ेगा। सो देखिए, मैं इसका इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा क्योंकि हम क्वेश्चन से ही समझेंगे कि माइनर्स और कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं एलिमेंट्स के। तो ये बड़ा इजी है। जैसे मैंने आपको मैट्रिक्स में सिखा दिया था नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स A11 A12 A21, है ना, वैसे ही माइनर्स निकालने हैं, पोजीशन वही लिखनी है M11 फिर M12 पहले रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट, ठीक, फिर M21 फिर M22, ठीक है। सो M11 कैसे निकलेंगे? M11 का एलिमेंट ये है, सीधी सी बात है, पहले रो का पहला कॉलम का एलिमेंट। सो इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल कर दीजिए, ये एलिमेंट जो बच गया तो उसका वही माइनर है। सो M11 का 3 आ गया, M12 का क्या आ गया? सो ये एलिमेंट है M12, इसका रो इसका कॉलम काट लीजिए तो 0 आ गया, तो 0 है इसका। फिर M21 मतलब सेकेंड रो का पहला कॉलम एलिमेंट विच इज़ दिस, तो विच इसका रो इसका कॉलम काट लीजिए, -4 बच गया तो -4 है। सो फिर M22 मीन्स सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम का एलिमेंट विच इज़ 3, सो इसका रो इसका कॉलम काट लीजिए, 2 बच गया तो 2 इसका माइनर है। सो आपको ये समझ आ गया होगा, कुछ खास नहीं था, माइनर्स निकालना इजी है, इतना ही है। देखिए आपने चुटकी भर में आप समझ लिया होगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद ही कर पाएंगे, माइनर्स निकालेंगे। तो अब हमारे पास जो माइनर्स है, अब कोफैक्टर्स का कॉन्सेप्ट है। सो जितने माइनर्स होंगे सीधी सी बात है उतने कोफैक्टर्स भी होंगे, C1 C11 C12 C21 C22। सो लेकिन आपको एक टेक्निक दिखाने से पहले कि कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं, आपको मैं एक थोड़ा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ एज पर फॉर्मूला जो एनसीईआरटी में हमें दिया हुआ है। सो आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो सो CIJ जो है, जो विच इज़ कोफैक्टर, ये फॉर्मूला के हिसाब से -1 I+J इंटू MIJ का इसका फॉर्मूला बनता है। तो इस फॉर्मूला में पुट कर लीजिए आप कोई भी माइनर, तो वो आपको कोफैक्टर दे देगा। कैसे? हम फॉर एग्जांपल M11 निकाल लेते हैं एज पर C11 सॉरी। सो -1 इंटू I+J इज़ 1+1, देन वी हैव M11। सो C11 जो है वो आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर इंटू M11, -1 का स्क्वायर इज़ 1, तो पॉजिटिव में आ जाएगा ना, तो वो M11 से बच जाएगा। C11 इज इक्वल टू M11 के इक्वल आ गया। सो M11 हमने निकाल दिया विच इज़ इक्वल टू 3, सो C11 भी हमें 3 के इक्वल निकल गया। सो होप आपको ये समझ आ गया होगा कि एज पर फॉर्मूला निकालते कैसे। तो अब मैं आपको एक टेक्निक बता देता हूँ कि आप कोफैक्टर्स कैसे निकालेंगे, आप ज़बानी बता देंगे अभी सारा। सो टेंशन मत लीजिए इतना, ये फिर भी कॉन्सेप्ट दे रहा था मैं आपको। सो देख लीजिए CIJ जो यहाँ पे एज पर हमें फॉर्मूला है, ऊपर है ना I+J का सम करना है, नीचे नेगेटिव में, ये तभी पॉजिटिव में आ जाएगा जब हमें ऊपर A1 आ जाएगा। सीधी सी बात है, अगर ऑड आ गया ये 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, तो ये नेगेटिव में ही रहेगा, है ना। सो आप लोग एक चीज़ याद रख लीजिए, देखिए जैसे M11 जो 1 है, इसका सम 2 है तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा। M12 जो है ये नेगेटिव आएगा क्योंकि इसका सम 3 है। फिर M21 विच इज़ 2+1, ये भी 3 निकल जाएगा तो ये नेगेटिव टाइम्स आ जाएगा। और M22 जो है ये पॉजिटिव आ जाएगा, 4 सम हो जाएगा। तो फिर आप लोग इससे क्या रिज़ल्ट याद रख सकते हो? C11 जो है, C11 इज इक्वल टू M11 के इक्वल है, इज इक्वल टू 3। अब C12 देख लीजिए, एज पर फॉर्मूला मैंने आपको टेक्निक बताई है, इनको ऐड कीजिए, 1+2 इज इक्वल टू 3, तो ये नेगेटिव टाइम्स आ जाएगा M12 के इक्वल, ठीक। फिर C13 है हमारा, C21 विच इज़ सम कर लीजिए, 2+1 इज़ इक्वल टू 3। सो 2+1 जब 3 आ गया तो वो नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि ऑड है, तो माइनस टाइम्स M21। सो आपको ये याद रह गया। तो इसके बाद हमारे पास है C22 विच इज़ 4 विच इज़ इवन, तो वो एज इट इज़ आप लिख लेंगे M22 के इक्वल। सो इनका रिजल्ट लिख लीजिए, M12 किसके बराबर आ गया? 0। सो -0 होता कुछ नहीं है तो 0 ही लिख लीजिए। फिर C21 किसके इक्वल आ जाएगा?
M21 के नेगेटिव टाइम्स, सो -4 अपना है ही और माइनस आगे और लगाना है तो वो +4 बन जाएगा, है ना। ठीक, सो 4 आ गया C21, C22 किसके इक्वल आ जाएगा, M22 को ही इक्वल, तो वो आ गया 2। सो होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होगी, कुछ बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं था सर। इसमें एक ही चीज़ याद रखनी थी, एज़ पर फॉर्मूला जो मैंने आपको समझा दिया कि इसका जो ऊपर वाला रिजल्ट है, अगर इसका सम इवन आ गया तो वो एज इक्वल आ जाएगा, कोफैक्टर इज इक्वल टू माइनर। लेकिन अगर इसका सम ऑड आ गया तो वो नेगेटिव टाइम्स आ जाएगा माइनर के, ठीक है। ये आपको याद रखना है और कुछ नहीं। सो अब आप कोफैक्टर ज़बानी बोल सकते हैं विदाउट पुटिंग दिस इनटू फॉर्मूला बाय सम अप द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट विच इज़ दिस। तो आप फिर आराम से बता सकते हैं कि वो पॉजिटिव टाइम्स आ जाएगा कि नेगेटिव टाइम्स आ जाएगा। होप आपको मुझे समझाना आ गया, ये इजी कॉन्सेप्ट था। सो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं, विच इज़ दिस ABCD, जो हमें डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। तो इससे पहले मैंने आपको सारा समझा दिया, माइनर, कोफैक्टर। अगर आपको समझ नहीं है तो वीडियो रिपीट कर लीजिए। सो अगर मेरे को लगता है इतना मैंने आसानी से आपको समझा दिया कि 10th क्लास ग्रेड स्टूडेंट को भी अगर आप ये दिखा देंगे तो वो भी अब माइनर कोफैक्टर निकाल देगा, इतना आसान तरीके से मैंने समझा दिया। वरना टीचर्स को ट्यूशन सेंटर्स में 1-1 घंटा लगता है समझाने में कि माइनर कोफैक्टर होता क्या है। सो मैंने आपको 5 मिनट में ही समझा दिया। तो अब हम माइनर निकाल रहे हैं, तो माइनर पोजीशन ए जो है, तो विच इज़ M11 पोजीशन, तो वो क्या आ जाएगा, उसका रो और कॉलम काट लीजिए तो D आ गया, तो D लिख लेंगे। देन वी हैव M12 विच इज़ दिस एलिमेंट, सो इसका रो इसका कॉलम काट लीजिए, विच इज़ इक्वल टू B, सो B लिख लीजिए। देन वी हैव M21 एलिमेंट, लेकिन मैंने M13 लिख दिया है यहाँ पे एलिमेंट, तो ये गलत है, तो ये काट लेते हैं, पोजीशन गलत हो गई। सेकेंड रो का पहला कॉलम का एलिमेंट विच इज़ M21, देन वी हैव M22, सो M21 इज़ B, इसका रो इसका कॉलम काट लीजिए तो C आ गया। M22 इज़ D एलिमेंट, सो D एलिमेंट किसके इक्वल आ जाएगा, इसका रो और कॉलम काट लीजिए, वो ए के इक्वल आ जाएगा, सीधी सी बात है। तो माइनर्स हमने बड़े सिंपल तरीके से निकाल दिए। सो आप कोफैक्टर्स निकालेंगे। कोफैक्टर्स के लिए मैंने आपको क्या टेक्निक बोली, C11 विच इज़ 1 + 1 इज़ 2, तो वो पॉजिटिव आ रहा है तो M11 के इक्वल आ जाएगा, तो इज़ इक्वल टू D। देन वी हैव M12, C12 इज़ इक्वल टू 1 + 2 इज़ 3, तो नेगेटिव आ रहा है सम करके, तो माइनस टाइम्स M12 के इक्वल आ जाएगा। देन वी हैव C21 विच इज़ इक्वल टू 3 सम इनका करके, तो वो नेगेटिव टाइम्स आ जाएगा M21 के इक्वल, सो वो इज़ इक्वल टू आ जाएगा -B, और ये इज़ इक्वल टू -C के। और C22 किसके इक्वल आ जाएगा, हमें प्लस टाइम्स 2 + 2 इज़ इक्वल टू 4, पॉजिटिव में आएगा क्योंकि सम इवन है, तो वो आ जाएगा M22, सो इक्वल टू A। सो इनके आंसर्स हमने निकाल दिए बड़े सिंपल तरीके से, माइनर्स और कोफैक्टर्स निकाल दिए हमने। सो आंसर बड़ा सिंपल था, तो आपको होप समझ आ गया होगा, मैंने आपको क्रिस्टल क्लियर कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जो हमें दिया हुआ है, अब हम वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें भी हमें कोफैक्टर्स और माइनर्स ढूंढने हैं, तो वो निकाल लेंगे। तो अब ये 3/3 का है, तो 3/3 का भी मैं आपको सिखा लेता हूँ कैसे इसके माइनर्स कोफैक्टर निकालने हैं। सो पहले कॉन्सेप्ट तो वही है, इसमें कितने माइनर्स निकलेंगे, 9 निकलेंगे क्योंकि 9 एलिमेंट्स हैं M11। सो M11 के एलिमेंट्स निकाल लेंगे, जैसे A11 है, A12, A13, A21, A22, A23, ये ऑलरेडी आप लोग को पता है। वैसे ही M11, M21, ऐसे आप लोग को पता है कैसी पोजीशंस होती है। सो M11 के हम माइनर जैसे निकालेंगे, इसका रो इसका कॉलम काट दीजिए, फिर जो एलिमेंट्स है जैसे डिटर्मिनेंट निकालते थे 1 1 0 0, सो ये लिख लिया हमने। तो ऐसे ही हमें ये करनी है चीज़ें। सो हमें यहाँ पे क्या निकला है, M11 की जगह जो डिटर्मिनेंट हमें निकालना पड़ेगा ये वाला। सो इसके बाद है हमारे पास M12, सो इसका रो और इसका कॉलम काट लीजिए, बच गए ये एलिमेंट्स, तो ये लिख लीजिए। तो लिख लेते हैं हम, सिंपल है, 0 0 0 1। देन वी हैव M13 विच इज़ इक्वल टू, M13 वाला एलिमेंट हुआ ये, इसका रो गया, इसका कॉलम गया, तो इसके एलिमेंट्स लिख लेते हैं 0 1 0 0। फिर है हमारे पास रो 2 के एलिमेंट्स, तो वो लिख लेते हैं, इसको मैं मिनिमाइज़ थोड़ा कर लेता हूँ।
सो अब हमारे पास सेकेंड रो के माइनर्स निकालने, तो विच इज़ M21 ये वाला एलिमेंट। सो M21 वुड बी इक्वल टू, इसका रो काट लीजिए और उसका कॉलम, बच गए ये एलिमेंट्स, तो इनका डिटर्मिनेंट लिख लीजिए जो बच गए वाले एलिमेंट्स। तो लिख लेता हूँ 0 0 0 1। देन वी हैव M22 विच इज़ इक्वल टू M22, इसका भी रो गया, इसका कॉलम गया, तो ये एलिमेंट्स जो है ये लिख लेते हैं हम, विच इज़ 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1। देन वी हैव M23। सो मैंने मिनिमाइज इसको कर लिया, तो M23 हमें किसके इक्वल आ जाएगा, M23 इज़ दिस, इसका कॉलम काट लीजिए, बच गए ये एलिमेंट्स, तो ये लिख लेते हैं हम 1 0 0 0 1 0 0 0। सो M23 भी निकाल लिया। अब हमारे पास रो 3 के एलिमेंट्स निकालने, तो वो लिख लेते हैं हम, सिंपल है वो। सो इसके बाद हमारे पास रो 3 के एलिमेंट्स है, तो वो हम लिख लेते हैं, विच इज़ M31 पहला एलिमेंट जो है हमारे पास। सो इसका रो, इसका कॉलम गया, तो ये एलिमेंट्स बच गए, तो लिख लेते हैं 0 0 1 0 0 0 1 0। सो मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, वरना मैं यहाँ से ही मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 0 माइनस 0, तो मैं वहाँ भी लिख सकता हूँ, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे, फिलहाल एक पार्ट मैं आपको डिटेल्ड में समझा रहा हूँ। सो इसके बाद हमारे पास है M32 का एलिमेंट। सो M32 कैसे निकालेंगे, ये वाला एलिमेंट है, तो इसका रो और कॉलम गया, तो बच गया 1 0 0 0, तो वो लिख लेते हैं 1 0 0 0। देन वी हैव M33 सॉरी M33 जो एलिमेंट है, तो वो 1 है, तो इसका रो और इसका कॉलम गया, तो बच गए एलिमेंट्स 1 1 0 0, विच इज़ 1 1 0 0। सो ये लिख लिया हमने, क्रॉस में 1 1 0 0 क्रॉस में, ठीक है। सो अब हम इनके माइनर्स लिख लेते हैं, जैसे हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते थे, 1 माइनस 0 इज़ 1, ठीक है। फिर M12 का क्या आ जाएगा, 0 इंटू माइनस 0 इज़ 0। देन वी हैव M13, तो इसका क्या आ जाएगा, M13 का 0 ही वापस। तो फिर हमारे पास क्या है, M21। सो M21 का वैल्यू आ जाएगा 0 ही, मल्टीप्लाई करके इसका आ जाएगा 1, इसका आ जाएगा 0, इसका भी आ जाएगा 0। देन वी हैव M32, उसका भी आ जाएगा 0। देन वी हैव M33 विच इज़ इक्वल टू 1। होप आप लोग को ये समझ आ गया होगा, कुछ खास था नहीं। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम कोफैक्टर्स निकालेंगे। कोफैक्टर्स आपको मैंने बताया हुआ है कि उसके लिए टेक्निक है, फॉर्मूला में पुट करने की ज़रूरत नहीं है। सो वो मैं दूसरे कलर से लिख लेता हूँ, येलो कलर से। तो ये जो है, इसका हमें C11 निकालना है, तो इसका सम कर लीजिए, 1 + 1 इज़ 2, तो 2 इज़ इवन नंबर, तो माइनर के ही इक्वल आ जाएगा, C11 इज़ इक्वल टू 1। देन वी हैव M12, इन दो का सम कीजिए, 1 + 2 इज़ इक्वल टू 3, तो ऑड आ रहा है, तो ये नेगेटिव टाइम्स होगा, C12 इज़ इक्वल टू -0, बट -0 इज़ इक्वल टू 0 ही होता है, ठीक है। सो ये चीज़ें आप लोगों को पता ही होगी। सो मैं इसको दूसरे कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, ताकि आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सके जब आप नोट्स पढ़ सके। तो ये है। देन वी हैव M13, तो M13 को कैसे मैं लिख लूँगा, 1 + 3 इज़ इक्वल टू 4। सो ये C13 भी हमारे पास निकल जाएगा M13 के इक्वल, विच इज़ इक्वल टू 0। देन वी हैव, क्या है हमारे पास, फिर हमारे पास M21 है, 2 + 1 इज़ 3, ये नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन -0 का कुछ वैल्यू होता नहीं है, तो C21 वुड बी इक्वल टू 0 ही। फिर हमारे पास M22 ही है, तो 4 आ जाएगा, तो पॉजिटिव ही है, तो C22 वुड बी इक्वल टू 1 ही। देन वी हैव M23, सो इनको ऐड कीजिए, तो वो आ जाएगा 5, विच इज़ अ ऑड, तो ये नेगेटिव टाइम्स आ जाएगा, C23 वुड बी इक्वल टू 0 ही। देन वी हैव M31, तो M31 का आप सम कर लीजिए, वो 4 आ जाएगा, विच इज़ इवन, तो C31 वुड बी इक्वल टू 0। फिर M32 विच इज़ 5 सम करके वो नेगेटिव टाइम्स आ जाएगा, बट -0 होता नहीं है कुछ ऐसा, तो 0 ही लिख लेंगे। C32 वुड बी इक्वल टू 0। M33 इज़ 6, तो इवन है, तो C33 के ही इक्वल आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 1,
ठीक है। होप आप लोग को ये समझ आ गया होगा। इससे पहले जो एक्सरसाइज थी, मतलब एक्सरसाइज क्वेश्चन था, तो मैंने उसमें डिटेल समझा दिया था, ये टेक्निक कैसे करनी है, इनको कैसे सम अप करना है। होप आप लोग को ये समझ आ गया होगा मैंने क्या आपको बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ज़रूर देख लीजिएगा, और जो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको और अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। उसमें मैं थोड़ा प्रॉपर तरीके से आपको पहले ही मल्टीप्लाई हम करेंगे, हम ये वापस नहीं बनाएंगे झंझट। ठीक है। सो होप मैंने आपको डिटेल्ड में समझा दिया कि आप लोग कैसे निकाले। पहले इसका काट लीजिए, ये जो एलिमेंट्स बच गए वो लिख लीजिए, फिर इनको मैंने डिटर्मिनेंट जैसे सॉल्व किया तो वही माइनर निकल गया। और जो कोफैक्टर की टेक्निक थी वो मैंने आप लोग को पहले ही बता दी कि सम कर लीजिए आई जे को। अगर वो एवन आ रहा है तो माइनर के ही इक्वल आ रहा है, अगर ऑड आ रहा है तो नेगेटिव टाइम्स माइनर के आ जाएगा। होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 है, तो हम ये जल्दी करेंगे। हम वो 2/2 का डिटर्मिनेंट नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप इतने काबिल हो चुके हैं तो मैंने आपको ये समझा दिया, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूँ। तो अब हमें 3/3 का वापस निकालना है, तो हम माइनर निकाल देते हैं। m11 क्या हो जाएगा, ये दो काट लीजिए, 5 2 10 माइनस पहले अपना 1 इंटू -1 इज़ -1, तो माइनस माइनस इज़ प्लस बन जाएगा, तो 10 + 1 आ जाएगा, है ना। सो 10 + 1 लिख लेते हैं हम। So 10 + 1 is equal to 11. So m11 is 11. Then we have m12 is equal to, इसका कॉलम गया, इसका रो गया, 3 2 6 -0, है ना। 6 - 0 which is 6. Then we have m13, फिर हमारे पास है m13। सो लिख लेते हैं m13, इसका कॉलम गया, इसका रो गया, 3 1 3 -0 which is equal to 3. सो 3 लिख लेंगे। देन वी हैव क्या है हमारे पास m21। सो m21 निकाल लेते हैं, इसका रो गया, इसका कॉलम गया, 0 -4 विच इज़ इक्वल टू -4, है ना। -4 निकल गया। देन वी हैव m22। सो m22 क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका रो गया, इसका कॉलम गया m22 का, तो 1 इंटू 2 इज़ 2 -0, सो 2 आ जाएगा। देन वी हैव हमारे पास m23 इज़ इक्वल टू, m23 क्या आ जाएगा, ये वाला एलिमेंट है, तो इसका रो, इसका कॉलम गया, तो आ जाएगा 1 -0। सो आपको समझ आ रहा होगा, 1 -0 इज़ 1। फिर हमारे पास क्या है, सो ये इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। सो इसको मैंने थोड़ा मिनिमाइज़ कर लिया, तो अब हम m31 निकाल रहे हैं। सो ये वाला एलिमेंट है, इसका रो और इसका कॉलम गया, सो 0 -20 विच इज़ -20, है ना। सो -20 लिख लेंगे। सो m31 हमें इसके इक्वल आ गया। देन वी हैव m32। सो m32 ये वाला एलिमेंट है, तो इसका रो और इसका कॉलम गया, तो बच गया 1 इंटू -1 इज़ -1, फिर -3 4 12। सो -1 इंटू -12 इज़ -13। होप आपको ये समझ आ गया होगा। पहले 1 इंटू 1 इज़ -1, फिर अपना माइनस, फिर 4 3 12, सो -12 और -1 बन गया -13। सो आपको ये समझ आ गया होगा। सो देन वी हैव m33। सो m33 क्या है, ये वाला एलिमेंट, तो इसका रो और इसका कॉलम गया, 5 -3 इंटू 0 इज़ 0, सो 5 आ जाएगा वो। सो m33 भी हमने 5 निकाल लिया। होप आपको ये समझ आ गया होगा, कुछ डिफ़िकल्ट था नहीं। सो अब हम क्या करना है, अब हमें माइनर्स निकालने हैं, कोफैक्टर्स। माइनर्स निकाल लिए हमने, अब हमारे पास कोफैक्टर्स निकालने हैं। सो कोफैक्टर्स कैसे निकालते तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पढ़ा लिया है, तो फिर भी अब हम थोड़ा और कर लेते हैं कि लिखते कैसे। सो मैंने आपको टेक्निक बता दी है। C11 हम कैसे लिखेंगे, 1 + 1 इज़ इक्वल टू 2, A1 है तो माइनर के इक्वल आ जाएगा वो 11। देन वी हैव C12 विच इज़, इनको सम कीजिए, 3 आ जाएगा, विच इज़ ऑड, तो माइनस टाइम्स आ जाएगा, तो -6 आ गया। देन वी हैव M13 विच इज़ इक्वल टू 4, इनका सम करके तो वो आ जाएगा माइनर के ही इक्वल, C13 वुड बी इक्वल टू 3 ही के ही। देन वी हैव M21, इसका सम कर लीजिए, 3 है, तो नेगेटिव आ जाएगा, है ना, सीधी सी बात है। तो C21 वुड बी इक्वल टू माइनस टाइम्स माइनर, तो -4 है, फिर माइनस टाइम्स माइनर है, तो वो +4 बन जाएगा, है ना। तो देन वी हैव M22 विच इज़ A1 बन जाएगा ये, तो
कोफैक्टर के इक्वल आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 2। देन वी हैव M23 विच इज़ C23 वुड बी इक्वल टू 5 है इनका सम, तो ऑड है, तो ऑड होगा तो नेगेटिव टाइम्स माइनर होगा तो -1 के इक्वल आ जाएगा, है ना, तो -1 के इक्वल। देन वी हैव M31 इसका कोफैक्टर क्या आ जाएगा विच इज़ इनका सम कर लीजिए 4 आ गया तो माइनर के ही इक्वल आ जाएगा, सीधी सी बात है, तो वो -20 ही आ जाएगा। देन वी हैव M32 इसका कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, C32 वुड बी इक्वल टू इसका सम कर लीजिए 5 आ जाता है, तो वो क्या आ जाएगा नेगेटिव टाइम्स माइनर, सो -13 अपना है ही और माइनस टाइम्स माइनर है तो +13 बन जाएगा। देन वी है M33 इसका सम आ जाएगा 6, तो 6 इज़ अ इवन नंबर तो पॉजिटिव में आ जाएगा। C33 वुड बी इक्वल टू -33 विच इज़ इक्वल टू 5। होप हमने कोफैक्टर्स भी निकाल दिए, माइनस भी निकाल दिए बाय दिस टेक्निक। अगर ऑड आया तो नेगेटिव टाइम्स माइनर, अगर इवन आया तो माइनर के ही इक्वल। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमें बोल रहा है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो, मतलब ये वाला रो, इवेलुएट डिटर्मिनेंट। सो डिटर्मिनेंट हम इससे पहले भी इवेलुएट करते थे, तो डिटर्मिनेंट हमें क्या दिया हुआ है 5 3 8 2 0 1 एंड वी हैव 1 2 3। सो लेकिन हमें ये कोफैक्टर से क्या बोलते हैं इवेलुएट करना है, थोड़ा ट्रिकी टाइप है, मतलब लैंग्वेज चेंज हो गई है, करना वही है। सो अब हम क्या करेंगे, आप लोग को ऑलरेडी पता है कि आप लोग कैसे डिटर्मिनेंट निकालते थे, साइन कन्वेंशन लिख लेते थे प्लस माइनस प्लस। सो आप लोग क्या करते थे, आप पहले 5 एलिमेंट लिख लेते थे, सीधी सी बात है। फिर जब 5 लिख लेते थे फिर इसको काट लेते थे, फिर ये लिख लेते थे, है ना, जो बच जाता था 2/2 की तरह, वो क्या एलिमेंट आ जाते थे 0 1 2 3। फिर आ जाता था -3, फिर इसका रो और इसका कॉलम काट लेते थे 2 3 1 1 जो बच गया, सो 2 3 1 1 2 3 1 1। फिर आप लोग कर लेते थे +8, फिर इसका रो और इसका कॉलम काट लेते, जो एलिमेंट्स बच जाते थे वो लिख लेते थे 2 2 2 2 1 0। सो ये कर लेते थे। सो जो ये एलिमेंट है 5 वाला, ये A11 हुआ करता था, सीधी सी बात है, ये तो पहला ही एलिमेंट है ना जिस रो या कॉलम से आप इवेलुएट कर रहे हो। सो ये A11 होता था। ये जो चीज़ है ये आप लोगों ने देखा कि हम इससे माइनर निकालते थे। क्या हम करते थे, जब हमें माइनर निकालना होता था M11 का, तो इसका रो और कॉलम काट लेते थे, इनको मल्टीप्लाई कर देते थे, उसी को माइनर कहते थे। तो ये तो माइनर ही है ना, तो इसको हम M11 लिख सकते हैं माइनस A12, और ये माइनर M12 +8 8 इंटू माइनर ऑफ M13, पहले A13 है, A13 और माइनर ऑफ M13। तो सिर्फ डिटर्मिनेंट में ये होता था कि आप लोग पहले एलिमेंट लिख देते थे बस, जो ऑलरेडी मैंने आपको एक्सरसाइज 4.1 में पढ़ा ली थी। सो ये आप लोग ऐसे इवेलुएट करते थे। लेकिन अब आपको कोफैक्टर से करना है, तो अगर आप लोग को कोफैक्टर से करना है तो आप लोग माइनर को कोफैक्टर में चेंज कर सकते हैं। ये M11 है तो ये A1 आ जाएगा, तो ये एज इट इज़ उधर ही रह जाएगा, A11 इंटू C11 एज इट इज़। सो यहाँ पे इसके बाद माइनस है, तो लेकिन इसका रिजल्ट क्या है M12। सो अगर कोफैक्टर में चेंज करेंगे तो इसका ऑड में आ रहा है तो ये नेगेटिव टाइम्स कोफैक्टर होगा, माइनर होगा इसका, तो वो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस इज प्लस, ये आ जाएगा A12 इंटू M1 सॉरी C12, है ना, ये आ जाएगा। फिर आ जाएगा प्लस इसका A1 है तो ये एज इट इज़ कोफैक्टर के इक्वल आ जाएगा, A13 इंटू C13। सो ये रिज़ल्ट से आपको बहुत कुछ समझ आ रहा है कि आप लोग आराम से जो आपके पास दिया हुआ है डिटर्मिनेंट, तो इसमें आप लोग जो एलिमेंट्स है पहली पोजीशन के जिससे आपको इवेलुएट करना है विच इज़ ऑफ सेकेंड रो, वो लिख लेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे कोफैक्टर से। ठीक है, तो वही करने जा रहे हैं हम। सो अब हम निकाल लेते हैं, सीधी सी बात है, जहाँ से हमें इवेलुएट करना है। सो हमें रो सेकेंड से इवेलुएट करना है विच इज़ ऑफ दिस रो, तो कर लेते हैं। तो वो आ जाएगा हमारे पास A21 इंटू C21, देन वी हैव प्लस A22 इंटू C22 प्लस A23 इंटू C23। सो इससे हमें इवेलुएट करना है डिटर्मिनेंट। सो हम पहले A21 लिख लेते हैं विच इज़ 2 0 1, 2 इंटू C21 प्लस
0 इंटू C22 प्लस 1 इंटू C23। सो कोफैक्टर्स से पहले हमें माइनर्स निकालने हैं, तो माइनर निकाल लेते हैं। सो A21 की माइनर कैसे निकालेंगे? सो इसका रो इसका कॉलम गया तो बच गया 3 3 ज़ा 9 माइनस 9 माइनस 16। सो 9 माइनस 16, सो लिख लेते हैं 9 माइनस 16, 9 माइनस 16 इज इक्वल टू, वो आ जाएगा हमारे पास -7। देन वी हैव M22 का माइनर इज इक्वल टू C22 कोफैक्टर से हम बाद में कंपेयर करेंगे। तो इसका रो इसका कॉलम गया 5 3 ज़ा 15 माइनस 8, 15 माइनस 8 लिख लेते हैं। 15 माइनस 8, 15 माइनस 8 इज इक्वल टू, वो भी हमारे पास आ जाएगा 7 में। देन वी हैव M23 इज इक्वल टू M23, M23 आ जाएगा, इसका रो इसका कॉलम गया 5 2 ज़ा 10 माइनस 3, 10 माइनस 3, तो 10 माइनस 3 लिख लेते हैं हम। 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। सो अब हम इसे कोफैक्टर के साथ कर लेते हैं कंपेयर। सो इसका सम क्या है? 3, तो नेगेटिव टाइम्स आ जाएगा माइनर के, तो C21 इज इक्वल टू प्लस 7 बन जाएगा वो। देन वी हैव C22 वुड बी इक्वल टू, ये है इवन तो ये माइनर के ही इक्वल आ जाएगा, तो 7 इक्वल टू। देन वी हैव C23 विच इज़ नेगेटिव टाइम्स माइनर ऑफ M23, क्योंकि इनका सम ऑड है तो नेगेटिव में आ जाएगा, विच इज़ -7, तो C23 इसके इक्वल आ जाएगा। सो जो हमने रिज़ल्ट निकाला था किस इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं इसको, तो इजी हो जाएगा, तो डाल लेते हैं। तो सो हमने इसका फिर ये वाला पार्ट भी लिख लिया था। 2 इंटू C21, 2 इंटू C21 विच इज़ 7, फिर प्लस 0 इंटू 7, 0 इंटू 7, 0 इंटू 7 प्लस 1 इंटू C23 विच इज़ -7। सो इसको इवेलुएट कर लेते हैं यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ रो 2। सो ये आ गया 14 प्लस 0 माइनस 7 इज इक्वल टू 7। सो डिटर्मिनेंट हमें इक्वल टू 7 निकल कर आ गया। सो हमने इवेलुएट कर लिया आराम से डिटर्मिनेंट को यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ सेकेंड रो एलिमेंट। अगर हमें रो 3 से बोल लेता रो 3 से कर लेते, तो फिर उसके हमें कोफैक्टर्स निकालने थे, वो ऐसे कट जाते, फिर ऐसे निकाल लेते माइनर्स वाइनर्स, जो आप लोगों को पता ही है। तो थोड़ा ट्रिकी था, करना वही था जो हमने 4.1 में किया, लेकिन हमें इसमें कोफैक्टर का कुछ कॉन्सेप्ट ने डाल दिया था जो हमने बड़े ईजिली समझ लिया कि हम कैसे करते थे इवेलुएट डिटर्मिनेंट। तो वो माइनरी होता है, इसमें माइनर का कॉन्सेप्ट था, तो आप लोगों को अब समझ आ गया कि इसको माइनरी कहते हैं अगर इसको हटा ले, ठीक है। तो होप आपको समझ आ गया होगा, बड़े सिंपल तरीके से मैं समझाता हूँ, कुछ खास मैं एग्जैजुरेट करके या टफ लैंग्वेज में नहीं समझाता हूँ। मैं हर एक स्टूडेंट को देखता हूँ कि उसको समझ आना चाहिए, हर एक स्टूडेंट के लिए ईजी हो जाना चाहिए मैथ्स। सो थैंक यू। हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम इवैल्यूएट दिस डिटर्मिनेंट। सो ऑलरेडी आप लोग को मैंने पढ़ा ही लिया है क्वेश्चन नंबर 3 में कि इवैल्यूएट कैसे करेंगे यूजिंग कोफैक्टर्स। फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन में बोला है कि थर्ड कॉलम से इवैल्यूएट कीजिए, तो हम थर्ड कॉलम से इवैल्यूएट कर देंगे। सो पोजीशन पहले लिख लीजिए A13 इंटू C13 कोफैक्टर ऑफ दैट पोजीशन, ठीक, प्लस A23 इंटू C23, देन वी हैव A33 इंटू C33। सो ये हमें थर्ड कॉलम के पोजीशन के एलिमेंट जो ये वाले हैं, तो यहाँ से हमें इवेलुएट करना है डिटर्मिनेंट को। सो अब हम पोजीशन लिख लेते हैं। A13 की पोजीशन क्या है? YZ है वहाँ पे, तो लिख लेते हैं इंटू C13। देन वी हैव A23 विच इज़ XZ इंटू C23। देन वी हैव A33 विच इज़ XY इंटू C33 विच इज़ कोफैक्टर ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है। सो अब हम कैसे कर लेंगे इवेलुएट, उससे पहले हमें निकालना पड़ेगा माइनर्स। कोफैक्टर्स निकालने से पहले हम माइनर्स निकालते हैं, तो माइनर्स इजी है, तो माइनर्स हम निकाल लेते हैं। सो एज इट इज़ मैंने यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिख दिया जो ऊपर हमें क्वेश्चन में दिया था ये वाला, ताकि हम आराम से माइनर्स निकाल सके। सो हमें माइनर निकालना है। फर्स्ट क्या हमें माइनर निकालना है? C13 जो है इसका पहले माइनर C13 निकालेंगे। सो माइनर निकालने के लिए इसका रो इसका कॉलम काट लेते हैं, इन दो को मल्टीप्लाई कीजिए, वो आ जाएगा Z माइनस वाई।
तो z माइनस वाई लिख लेते हैं। सो z माइनस वाई तो लिख लिया हमने। देन वी हैव कोफैक्टर विच इज़ C23, लेकिन हम पहले इसका माइनर निकालेंगे विच इज़ माइनर ऑफ C23। सो इस C23 ये वाली पोजीशन है, तो इसका रो इसका कॉलम काट लीजिए। ये क्या आ जाएगा, z माइनस एक्स, z माइनस एक्स लिख लेते हैं, z माइनस एक्स लिख लिया। देन वी हैव पोजीशन M33, तो हमें कोफैक्टर निकालना है ये वाला C33, उसके लिए पहले माइनर निकाल लेंगे। तो इसका रो और इसका कॉलम गया, बच गया y माइनस एक्स, y माइनस एक्स, तो लिख लेते हैं y माइनस एक्स, y माइनस एक्स। सो मैंने आप लोगों को इससे पहले सिखा ही दिया है कि कोफैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं। कोफैक्टर्स निकालने के लिए सिंपल है, इन दो को ऐड कीजिए आई जे पोजीशन को। अगर ये इवन हो रहा है तो आप लोग को सेम एज कोफैक्टर आ जाएगा, अगर ऑड आ रहा है तो नेगेटिव टाइम्स माइनर आएगा। ठीक है, ऑलरेडी आपको मैंने बोल दिया, फिर भी रिपीट कर रहा हूँ मैं। सो C13 वुड बी इक्वल टू, इनका पोजीशन ऐड करके इवन आ रहा है तो ये माइनर के ही इक्वल आ जाएगा विच इज़ z माइनस वाई, z माइनस वाई। देन वी हैव कोफैक्टर ऑफ C23, तो वो आ जाएगा हमें नेगेटिव टाइम्स माइनर ऑफ C23, तो वो आ जाएगा हमारे पास। इसको जब माइनस फ्रंट में ले आएगी, माइनस दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस जेड प्लस एक्स। ठीक है, माइनस जेड प्लस एक्स, तो लिख लेते हैं माइनस जेड प्लस एक्स, सिंपल है, तो लिख लिया हमने। देन वी हैव M33, तो ये कोफैक्टर के ही इक्वल आ जाएगा क्योंकि 6 आ रहा है ऐड करके, तो ये माइनर ऑफ 33 के ही इक्वल आ जाएगा विच इज़ y माइनस एक्स। तो हमने बड़े सिंपल तरीके से कोफैक्टर्स निकाल लिए। तो अब हम ये सबस्टिट्यूट इसमें कर लेते हैं ना। ठीक है, तो सबस्टिट्यूट कीजिए, तो मैं सबस्टिट्यूट करने जा रहा हूँ। सो ये इक्वेशन मैंने ऊपर से लिख दी वापस एज इट इज़, तो हम इसमें सबस्टिट्यूट कर लेते हैं वैल्यूज़ कोफैक्टर्स के। तो विच वुड बी इक्वल टू yz इंटू C13 है हमारे पास z माइनस वाई, देन वी हैव प्लस zx इंटू कोफैक्टर ऑफ C23 विच इज़ माइनस z प्लस एक्स, देन वी हैव xy इंटू C33, तो वो है y माइनस एक्स के इक्वल। ये वाली पोजीशंस, ये जो यहाँ पर है कोफैक्टर्स, ये सारे हमने निकाल दिए बड़े सिंपल तरीके से। सो अब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सीधी सी बात है, दोनों एलिमेंट्स के साथ होंगे मल्टीप्लाई, वो आ जाएगा y जेड स्क्वायर, देन वी हैव माइनस पहले इसके साथ फिर इसके साथ, तो वो आ जाएगा वाई जेड स्क्वायर पहले, फिर आ जाएगा वाई स्क्वायर जेड। ठीक, फिर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसके साथ सेम एलिमेंट को, तो वो दे देगा हमें प्लस नहीं नेगेटिव टाइम्स जेड स्क्वायर एक्स, देन वी हैव प्लस एक्स स्क्वायर जेड, ये दे दिया प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। सो ये हमें निकल कर आ गया। सो अब हमने डिटर्मिनेंट इवेलुएट कर लिया, तो अब हमें क्या करने की ज़रूरत है, अब हमें सेग्रीगेशन की ज़रूरत है कि हम इसको कैसे अब कॉमन निकाल सके टर्म्स, ताकि हम फर्दर सॉल्व कर सके। अगर आप इधर भी छोड़ दोगे तो आप लोगों को आधा नंबर कट सकता है। तो फर्दर सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए देख लीजिए, आप लोग को z ये वाली जो लाइक टर्म्स हैं, ये वाली, जैसे इसमें जेड स्क्वायर कॉमन है, तो इन दो को हम एक जगह लिख लेंगे। ठीक है, वो है वाई जेड स्क्वायर, ये वाली लिख दी, और ये वाली लिख लेंगे, वो माइनस जेड स्क्वायर एक्स लिख लिया। फिर हमारे पास एक और टर्म है, वो है हमारे पास जेड एक्स स्क्वायर, ये है हमारे पास जेड एक्स स्क्वायर। सो जो मैं अभी टर्म बोल रहा था जेड एक्स स्क्वायर विच इज़ एक्स स्क्वायर जेड भी बोल सकते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर जेड, और ये वाली टर्म माइनस वाई स्क्वायर जेड, और ये एज इट इज़ ऐसे ही लिख लेते हैं एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। सो हमें अंदर ब्रैकेट के अंदर y माइनस एक्स बनाने की कोशिश करनी, उसी हिसाब से हमने इसको सेग्रीगेट कर लिया। सो z स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा इन दो टर्म्स में से, तो बच क्या गया y माइनस एक्स, ठीक सी बात है। फिर प्लस इसमें से क्या कॉमन निकल जाएगा z, तो अंदर क्या रह गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो आप बोलेंगे हम तो y माइनस एक्स निकालने की कोशिश कर रहे थे, तो आप इसको कैसे लिखेंगे एक्स वाई में,
एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको हम उसमें ब्रेक डाउन कर लेंगे इसके बाद, ठीक है। सो वैसे ही हम एक्स वाई ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। सो इसके बाद हमें इसमें कौन सी टर्म कॉमन निकल रही है, एक्स वाई, दोनों में एक्स वाई, तो अंदर क्या रह जाएगा, वाई माइनस एक्स। सो ये हमारे पास निकल गई इन दो की कॉमन टर्म्स। एक्स वाई कॉमन निकल जाता वो हमने निकाल दिया, और जो ब्रैकेट में बच गया वो भी लिख लिया। सो अब हम क्या करेंगे, अब हमने इनको सेग्रीगेट कर दिया, फैक्टराइज कर दिया, तो अब हम इसको लिखेंगे जेड स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस जेड। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूला से मिलती जुलती है, तो हम इसको लिख लेंगे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। देन वी हैव प्लस एक्स वाई एज इट इज़, जो क्वांटिटीज़ चल ही रही है वो हम लिख लेंगे। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस क्वांटिटी में y माइनस एक्स आ रहा है, इसमें भी y माइनस एक्स आ रहा है, इस क्वांटिटी में y माइनस एक्स नहीं आ रहा है। तो ये निकालने के लिए हम माइनस इस क्वांटिटी का कॉमन निकाल लेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास y माइनस एक्स। कैसे, जब आपने कॉमन निकाला ये मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों क्वांटिटीज़ में, वो x माइनस वाई के ही इक्वल आ जाएगा। तो ये हम माइनस कॉमन निकाल के तीनों क्वांटिटीज़ में y माइनस एक्स कॉमन निकाल के कॉमन निकाल सकते हैं। तो जेड स्क्वायर वाई माइनस एक्स एज इट इज़ प्लस जेड नहीं, माइनस जब हम निकाल रहे हैं तो माइनस जेड एक्स प्लस वाई एज इट इज़, और इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, वो आ जाएगी वाई माइनस एक्स इसकी, जब हमने माइनस कॉमन लिया, क्योंकि आप लोगों को मैंने दिखा दिया। प्लस इसमें एज इट इज़ एक्स वाई इंटू वाई माइनस एक्स लिख लेंगे। अब इसमें से हम y माइनस एक्स कॉमन निकाल देंगे, तो y माइनस एक्स निकाल दिया, तो जेड स्क्वायर बच गया माइनस जेड इंटू एक्स प्लस वाई। देन वी हैव प्लस एक्स वाई, ये क्वांटिटीज़ बच गई। सो अब हम क्या करेंगे, y माइनस एक्स ऐसे ही चल रहा है, और इस क्वांटिटी में हम जेड स्क्वायर माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, वो आ जाएगा माइनस एक्स जेड और माइनस वाई जेड प्लस एक्स वाई, ये निकल कर आ गई हमारे पास क्वांटिटी। सो अब हम क्या करेंगे, अब इसमें भी सेग्रीगेशन होगी, जेड स्क्वायर जेड कॉमन है इन दो क्वांटिटी में, जेड कॉमन निकाल लेंगे, तो फैक्टराइज हमें करना पड़ेगा ये सारी वापस क्वांटिटी। वाई माइनस एक्स, अंदर जेड कॉमन निकल जाएगा, तो जेड माइनस एक्स बच जाएगा इसमें, और इसमें माइनस वाई कॉमन निकल जाएगा, माइनस साइन अपना वाई निकल जाएगा इन दो क्वांटिटीज़ में, तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर कॉमन निकल जाएगा हमारे पास माइनस, अंदर है ही तो ये z माइनस एक्स निकल जाएगा, क्योंकि ये अंदर मल्टीप्लाई कीजिए ये सेम आएगा इस क्वांटिटी के इक्वल, माइनस वाई जेड प्लस एक्स वाई, माइनस माइनस प्लस होता है, तो होप आपको समझ आ गया होगा। एज इट इज़ इसको मल्टीप्लाई कीजिए होल क्वांटिटी को, ये इसी के इक्वल निकल कर आ जाएगी। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम आराम से लिख सकते हैं, z माइनस एक्स कॉमन निकाल सकते हैं इस पूरी में से, y माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स, और जो क्वांटिटी बच गई z माइनस वाई हमारे पास निकल कर आ गई। सो अब हम क्या करेंगे, ये इधर तक आंसर भी बिल्कुल सही है अगर आप यहाँ भी छोड़ देंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक जो उनने पीछे सोल्यूशन लिखा है, तो उनने थोड़ा और इसमें फैक्टराइजेशन किए, माइनस कॉमन निकाल के। मैं दिखा देता हूँ क्या करना है आपको जो बुक के पीछे सोल्यूशन मिलने के लिए। मिलाने के लिए पीछे सोल्यूशन अगर आप यहाँ भी छोड़ देंगे ये बिल्कुल सही है। तो ये वाली क्वांटिटी में इसने जो बुक पे सोल्यूशन ने इसका माइनस कॉमन लिया है, तो वो क्या हमें आ जाएगी फिर x माइनस वाई इसके इक्वल, और इसमें भी माइनस कॉमन लिया है, तो वो आ जाएगा हमारे पास x माइनस जेड, और इस क्वांटिटी को एज इट इज़ छोड़ ही दिया है, x माइनस जेड माइनस वाई, सॉरी जेड माइनस एक्स नहीं, जेड माइनस वाई विच इज़ दिस क्वांटिटी। तो अब हम क्या कर लेंगे, अब हम कर लेंगे आराम से, ये जो नेगेटिव नेगेटिव है ये दो बार माइनस माइनस आ गए, तो ये प्लस हो जाएंगे, तो इनका वैल्यूज़ ख़त्म हो जाएंगी, तो ये आ जाएगी एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस जेड और जेड माइनस वाई जो एंड की क्वांटिटी है। तो ये ऐसे निकाल के पीछे बुक पे सोल्यूशन है, तो ये आंसर है अकॉर्डिंग टू बुक जो हमें पीछे से सोल्यूशन है एनसीईआरटी में। अगर ये भी ठीक है, ये भी करेक्ट है, अगर आप
एग्जाम में इधर भी छोड़ देंगे, फुल नंबर आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ ये ट्रिक वाली चीज़ है थी कि इसमें इसने नेगेटिव्स इस क्वांटिटी और इस क्वांटिटी के बाहर निकाल दिए, और जो माइनस माइनस है वो प्लस हो जाएंगी क्योंकि 2 बार नेगेटिव साइन आ गई, क्योंकि ये सारी क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन में, तो 2 बार नेगेटिव आ गया तो वो प्लस हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो एंड रिजल्ट उसने बुक पे ये दिखाया हुआ है। होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, पूरा हर एक स्टेप मैंने आपको दिखाया। आप लोग को मैं प्रीव्यू भी ऊपर से दिखा लेता हूँ। बड़ा सोल्यूशन था इसका समझाने के हिसाब से, बट एक बार आपको समझ आ गया तो फिर बड़ा सिंपल था। तो नोट्स भी आप लोग देख सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ईजी एक्सरसाइज थी, थोड़ा कोफैक्टर वाला कॉन्सेप्ट आप लोग को ज़्यादा समझाना था बस, और कुछ इस एक्सरसाइज में नहीं था। माइनर्स कोफैक्टर्स मैंने आपको समझा दिए पहले 3 क्वेश्चंस में, क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे आई होप। सो लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, बड़ा सिंपल था ये। सिर्फ इसमें ट्रिक थी कि कौन सा वाला स्टेप यहाँ पर, इसमें हम y माइनस एक्स निकाल लेंगे ताकि पूरी क्वांटिटी में से y माइनस एक्स कॉमन निकाल दे। फिर एज इट इज़ जो सोल्यूशन चलता रह रहा था, तो इसमें फिर एक और ट्रिकी स्टेप अकॉर्डिंग टू बुक था कि इन 2 क्वांटिटीज़ में से माइनस कॉमन निकाला था सोल्यूशन वाले ने, जो पीछे से आंसर है तो वो हमने निकाल दिया, उसके अकॉर्डिंग भी, बुक के अकॉर्डिंग भी हमने सोल्यूशन निकाल दिया। ये भी ठीक था यहाँ तक, अगर छोड़ देते आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज बड़ा सिंपल है, जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा वही है अभी तक। इफ डिटर्मिनेंट इज दिस एंड ए आई जे, कैपिटल ए आई जे इज़ अ को फैक्टर ऑफ ए आई जे पोजिशन, ठीक, देन वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट इज गिवन बाय। सो डिटर्मिनेंट ऐसे भी लिखते हैं और हम ऐसे लिखते थे इससे पहले, सो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। डेल भी लिखते हैं ट्राइंगल करके, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऐसे भी इवेलुएट करते हैं। सो अगर क्वेश्चन नंबर 4 आपको अच्छे से समझ नहीं आया हो, कहीं स्टेप भूल रहे, तो नहीं से देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा। मैंने हर एक स्टेप डिटेल में लिख दिया है, तो ये कुछ क्वेश्चन है नहीं ऐसा। तो हम फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, A11 इंटू A31। अरे पहले ही गलत है, क्योंकि हम जब यूजिंग कोफैक्टर्स करते थे, जो मैंने इससे पहले भी दिखा दिया आपको, कि उसमें हम क्या करते थे कि जो पोजीशन होती थी सेम कोफैक्टर, सेम पोजीशन सेम कोफैक्टर, सेम पोजीशन सेम कोफैक्टर। सो ये ऑलरेडी कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया, तो ये तो क्रॉस हो गया। देन वी हैव A11 ठीक, A12 गलत, ये भी ऑप्शन गलत क्योंकि पोजीशन डिफरेंट है। A21 A11 ये भी पोजीशन गलत है। A11 A21 A31 ये पोजीशन सही है, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। होप आपको समझ आ गया होगा। ये कुछ कॉन्सेप्चुअल थोड़ा क्वेश्चन था कि आप लोग को कितनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। वैसे ये ऐसा क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसे ही दे दिया, एमसीक्यू में मत आ जाएगा 1 नंबर का बोर्ड्स में। तो आपको ऑलरेडी पता है कि क्या, कि सेम पोजीशन के कोफैक्टर्स और सेम पोजीशन के वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आप तभी डिटर्मिनेंट को इवेलुएट कर सकते हैं। होप आपको ये समझ आ गई होगी। पूरी एक्सरसाइज क्रिस्टल क्लियर मैंने कर दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कमेंट्स में आप लोगों को कोई भी दिक्कत लग रही है तो बोल सकते हैं। कि वैसे मैंने हर एक चीज़ टच की है कि यूजिंग कोफैक्टर्स कैसे, हर एक चीज़, हर एक स्टेप टू स्टेप सोल्यूशन, मल्टीप्लिकेशन बच्चों की तरह एक एक मल्टीप्लिकेशन का स्टेप दिखा दिया है। वरना टीचर्स हर एक स्टेप नहीं दिखाते मल्टीप्लिकेशन, छोटी छोटी फैक्टर्स वेक्टर्स हर एक स्टेप मैंने दिखा दिया। और नोट्स भी आप एक्सेस कर सकते हैं फ्री में ड्राइव में। तो ऑलरेडी आप लोग को मैंने बता दिया है कैसे जूम इन करनी है। पिक्चर पर डाउनलोड कर दीजिए, पिक्सल थोड़े उसके ब्लर होंगे तो 1-2 सेकेंड रुक जाइएगा, 5-10 सेकेंड, वो क्लियर होती चली जाएगी, और जूम इन कर लीजिएगा इमेज को, तब फिर आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं। होप आप लोग को ये क्लियर होता चला जा रहा है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज उठाएंगे और एक्सरसाइज 4.4 करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग हार्ड।